हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम काइज़न पे बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे काइज़न क्या होता है, काइज़न की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, काइज़न की प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी प्रोसेसेस है काइज़न में, प्रिंसिपल्स ऑफ काइज़न जानेंगे, काइज़न इस अप्रोच में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, फिर काइज़न के बेनिफिट देखेंगे और फिर एक एग्जांपल से काइज़न को समझेंगे और लास्ट में काइज़न का एक फॉर्मेट देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। और सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लें काइज़न के बारे में। काइज़न आखिर होता क्या है? काइज़न एक जापानीज़ वर्ड है जो कि दो शब्द से मिलके बना है। फर्स्ट है काई, सेकंड है zen। ये दोनों से मिलके काइज़न बना है, मतलब चेंज फॉर गुड इनका मतलब होता है। काइज़न में ना हम लोग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये एक जर्नी है जिसमें हम अपनी प्रोसेस में, फंक्शन में, चाहे प्रोडक्ट में, चाहे कंप्लाइंसेस में, किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में, या फिर चाहे हम अपनी डेली लाइफ में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं। जो भी हमारी ओल्ड प्रैक्टिस है, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, उसमें कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ हम इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं और अपने आप को परफेक्ट की तरफ लेके चलते चले जाते हैं। ये काइज़न का मतलब होता है। काइज़न एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर हम PDCA साइकिल, JIT, फिर सिक्स सिग्मा, फिर 5S मेथोडोलॉजी और 8D प्रिंसिपल्स, ये सब का यूज़ करके, रूट कॉज एनालिसिस, 5 बाय एनालिसिस, इन सब का यूज़ करके हम अपनी प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, बॉटलनेक्स क्लियर करते हैं। ये सब चीज़ें करते चले जाते हैं और अपनी प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं, जो कि एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जर्नी है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं काइज़न क्या होता है। काइज़न एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसी कंसेप्ट को बिजनेस एक्टिविटीज़ में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। काइज़न में हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो CEO हो, चाहे स्टेक होल्डर हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट, चाहे वो ऐसे असेंबली लाइन वर्कर ही ना हो, क्यों ना हो, या कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ही क्यों ना हो, सबका इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि काइज़न की जर्नी में जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है वो लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। क्योंकि जो हमको आइडिया दे रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो शॉप फ्लोर पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो जो यूज़ करने वाला ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर है, चाहे हैंडलिंग करने वाला बंदा है, चाहे वो केवल ऑपरेटर ही क्यों ना हो, एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, वही हमको आइडियाज़ देते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके लिए हमको ऐसा कर सकते हैं, ये इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा और इसका लीड टाइम कम हो जाएगा, ये प्रोसेस ईजी गोइंग हो जाएगा। तो CEO से लेकर स्टेक होल्डर से असेंबली लाइन वर्कर तक सभी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, काइज़न दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट होता है काई, जिसका मतलब है चेंज, और सेकंड है zen, जिसका मतलब होता है बेटर, मतलब चेंज फॉर बेटर, मतलब अच्छा करने के लिए हमको चेंज करना है, चाहे पुराने से बेटर करने के लिए चेंज करना। काइज़न को स्मॉल स्टेप वर्क इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। स्मॉल स्टेप वर्क इम्प्रूवमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि काइज़न में छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं, स्मॉल स्टेप्स लिए जाते हैं, जो कि इन फ्यूचर आगे जाके काफ़ी बड़े कंपनी को प्रॉफिट्स देते हैं, कंपनी को बेनिफिट्स देते हैं और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं। और इसी को कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो कंटिन्यूस करना है। जैसे पहले एक इम्प्रूवमेंट किया, वो जब सक्सेस हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, सेकंड इम्प्रूवमेंट करना है, इसीलिए इसे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब काइज़न की हिस्ट्री देख लेते हैं। काइज़न को 1950s में जापानीज सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज़ किया गया था। जापान की सक्सेस में काइज़न का एक बहुत बड़ा रोल ऐसा माना जाता है, कंसिडर किया जाता है कि काइज़न का बहुत बड़ा रोल है जापान की सक्सेस में। वैसे तो जापान टेक्नोलॉजीज़ के आगे बहुत ही आगे है टेक्नोलॉजीज़ के मामले में। मसाकी इमाई को काइज़न का डेवलपर माना जाता है। चलिए अब एलिमेंट समझते हैं, काइज़न के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा टीम वर्क। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि काइज़न में जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, वो हर एक लेवल से लेके हर एक इंडिविजुअल जो भी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं, वो एक टीम की तरह काम करते हैं और सभी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि हमारा कोई ऑपरेटर है जो ड्रिल मशीन का ऑपरेटर है, या ड्रिल मशीन का ऑपरेटर है, या फिर हैंडलिंग ऑपरेटर है जो हम मटेरियल के हैंडलिंग करवाता है, जो मटेरियल को यहाँ से वहाँ लेके जाता है। जैसे मान के चलिए कोई एक ऑपरेटर है जो ड्रिल मशीन का ऑपरेटर है, वो अगर वो मशीन पहले वहाँ से प्लेट को नीचे से उठाता है, फिर अपनी सीट पर बैठता है, फिर अपने जॉब को फिक्स करता है और फिर जब ड्रिल होने के बाद दूसरी अपोजिट साइड में रखता है जहाँ पे वो ड्रिल्ड पार्ट को रख रहा है। अगर वो काइज़न का यूज़ करे तो वो अगर वो जो भी जॉब में ड्रिल करना है उसको एक किसी टेबल पे रख ले तो उसका एक मूवमेंट कम हो जाएगा, उसके हाथ के पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हम 5S के थ्रू
कर सकते हैं, जो कि काइजन का एक अम्ब्रेला के अंदर आता है 5S। इसको 5S के थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि लीड टाइम कम हो जाएगा, उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा, एक हाथ का मूवमेंट कम हो जाएगा और उसकी ऑपरेटर की टायर्डनेस भी कम हो जाएगी। तो काइजन की जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है वो हमारा टीम वर्क के थ्रू पॉसिबल इजीली हो जाएगी। जो हमारा सेकंड एलिमेंट्स देखते हैं, जो कि पर्सनल डिसिप्लिन। पर्सनल डिसिप्लिन में आता है फ्रेंड्स, जो कि हमको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। मीन्स जैसे कोई हम एक, जैसे मान के चलिए आज हमने एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट किया हमारे डेली लाइफ में, कुछ भी एक इम्प्रूवमेंट किया। जैसे हमने अपने डेली लाइफ से देखते हैं, जैसे हमने सोचा कि आज हमको एक बुक का एक पेज डेली पढ़ना है, तो पर्सनल डिसिप्लिन में क्या हुआ, हमको डेली ही पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आज पढ़ लिया, 3 दिन तक पढ़ लिया, चौथे दिन नहीं पढ़ा उस पेज को, एक पेज जो हमको रोज़ पढ़ना है। तो ये पर्सनल डिसिप्लिन मतलब हमको खुद से डिसिप्लिन रहना है कि नहीं, हमने जो सोचा है, जो इम्प्रूवमेंट किया है वो हमको डेली बेसिस पे करना है और वो कंटिन्यूसली करते चले जाना है, उसको रोकना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, जो कि है इम्प्रूव्ड मोरल। मतलब अपने जो मोरल हम लोगों ने डेवलप किया है, जो मोटिवेशन अपने आप में डेवलप किया है, उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना, बूस्ट अप करते रहना, कहीं भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर जैसे हमने कोई भी इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट किया, अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें ट्रायल एंड एरर और ट्रायल एंड रन का यूज़ करना है कि इसको कैसे सक्सेसफुल किया जाए, ना कि डीमोटिवेट होकर उसको वहीं छोड़ देना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल में जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है, जिसको बायर यूज़ करने वाला है, जो कंज्यूमर यूज़ करने वाला है, उसको क्वालिटी सर्कल्स के अकॉर्डिंगली बनाना। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट मीन्स जो भी हमारी टीम मेंबर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो क्वालिटी पर्सन हो, प्रोडक्शन पर्सन हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जो भी टीम मेंबर्स हैं, उन सब से सजेशंस लेना है कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ड्रिल मशीन का हमने एक एग्जांपल लिया था, वहीं से देख सकते हैं कि ड्रिल मशीन को अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इसको कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो अपने जो नियर बाय दूसरे ऑपरेटर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं या सीनियर मैनेजमेंट या सुपरवाइजर्स हैं, उनसे सजेस्ट कर सकते हैं इसको किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए। या फिर जो सुपरवाइजर्स हैं, उनको नई चीज़ समझ में आ रही कि बॉटल नेक कैसे क्लियर किया जाए, तो वहाँ से समझ सकते हैं। बॉटल नेक पर फ्रेंड्स हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है काइजन की प्रोसेस समझते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट प्रोसेस जो है, व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, चाहे प्रोडक्ट में हो, प्रोसेस में हो, किसी ऑपरेशन में, फंक्शनिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, कस्टमर हैंडलिंग में, या किसी पर्टिकुलर जैसे लॉजिस्टिक में आ रही है, या परचेस में, या क्वालिटी, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सबसे पहले हमको रूट कॉज देखना है कि उसका रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज के लिए हम गैम्बा वॉक का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गैम्बा वॉक पर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, मैं आगे उसका वीडियो भी बनाऊंगा और उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। तो गैम्बा वॉक का हम यूज़ कर सकते हैं रूट कॉज के लिए। फिर जो काइजन प्रोसेस के हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि है हाउ कैन वी एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, उसके रूट कॉज को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं। इसके लिए रूट कॉज एड्रेस करने के लिए हमारी एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जो कि है 5 वाई एनालिसिस या वाई एनालिसिस। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगा, आप जाके देख सकते हैं। 5 वाई के थ्रू हम इजीली अपने रूट कॉज पे जा सकते हैं, रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं। रूट कॉज पे भी वीडियो फ्रेंड्स आप जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। 5 वाई सिंपल सी मेथड है, जिसमें आप कोई भी अगर प्रॉब्लम रेज हो रही, तो उसके अगेंस्ट में उसको रिजॉल्व करने के लिए या उसके रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम 5 टाइम्स वाई पूछते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड है। इससे कम में वाई में भी आंसर आ जाता है, कई बार इससे ज़्यादा में भी आता है, 6 या 7 बार भी वाई पूछा जा सकता है। तो 5 वाई एनालिसिस के थ्रू हम ईजिली किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल वे में और शॉर्ट वे में और बहुत ही कम लीड टाइम में। चलिए अब हमारी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं काइजन प्रोसेस की, जो कि है आर चेंजेस बीइंग कैरिड आउट कंसिस्टेंटली बाय एवरीवन एंड इन ऑल एरिया। मतलब जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली हो रहे हैं, सभी के थ्रू हो रहे हैं और ऑल एरियाज़ में हो रहे हैं। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि काइजन की जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, वो सभी के साथ में, सभी डिपार्टमेंट्स और सभी एरिया में और कंटिन्यूस होते हुए ही पॉसिबल है। अगर हमने एक स्टेप पे पहुंच के अगर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को बंद कर दिया, तो फिर हम अपने सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे अपनी कंपनी के
एफिशिएंसी लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, जितना एफिशिएंट हमको जाना चाहिए, हमारी कंपनी को रन होना चाहिए, और जिससे प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा और हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम होगी अगर हम अपने फुल एफिशिएंसी के साथ नहीं चलेंगे। इसके लिए सभी टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि टीम मेंबर्स को जब तक कंपनी का विज़न या उसका जो गोल है वो नहीं पता चलेगा, तब तक वो लोग भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जर्नी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और ये सभी डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे, डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे हमको अपना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जर्नी को रनिंग करते रहना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, व्हाट इम्पैक्ट डू आर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अफोर्ड्स क्रिएट्स। जो हमारे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जर्नी है उसमें हम जो हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट जो हमारा रूट कॉज से आया हुआ है, वो पहले दिन या दूसरे दिन ही उसका रिज़ल्ट शो नहीं होता है। ये एक लॉन्ग टाइम में शो होता है, धीरे धीरे उसका रिज़ल्ट शो होना चालू होता है। लेकिन ये कंफर्म है डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आता ही आता है और पॉजिटिव वे में ही आता है। इसके लिए हम 8D प्रिंसिपल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो 8 डिसिप्लिन्स हैं। 8 डिसिप्लिन पे ही वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, इसका लिंक भी मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे, और आप चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं इससे रिलेटेड जो अदर वीडियोज़ हैं। 8D प्रिंसिपल के थ्रू हम इजीली अपने जो इम्प्रूवमेंट किया उसके एफर्ट को देख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली है कि ये इसका रिज़ल्ट आएगा और पॉजिटिव वे में ही इसका रिज़ल्ट आता है। हाउ एल्स वी कैन कीप इम्प्रूविंग, मतलब हम कितना इम्प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। ये ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जैसे हमारी जो स्टेप, जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस है जिसको हम इफेक्टिवनेस की तरह से देखते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। जैसे कि हमारी प्रोसेस कितनी इफेक्टिव है, सबसे पहले तो हम इफेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के थ्रू हम उसके एफिशिएंसी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि चलिए हमारी एफिशिएंसी जो है वो 50% की आ रही है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी एफिशिएंसी 50% है, किसी मशीन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एफिशिएंसी 50%, लेकिन हम उसको इम्प्रूवमेंट करते करते आगे तक लेके जाना है। वो हम कितना इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जर्नी ऑनगोइंग ही रहनी चाहिए और हमेशा लाइफ टाइम, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, तो वो वहाँ तक कंटिन्यूस जर्नी चालू रहना चाहिए, बंद कभी नहीं करना है हमको। चलिए फ्रेंड्स, अब प्रिंसिपल्स देखते हैं। काइजन के 10 प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा नेवर स्टॉप, मतलब हमको कभी भी रुकना नहीं है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की जर्नी में, हमेशा आगे बढ़ता ही रहना है किसी भी तरह से। जैसे JIT के थ्रू हम बढ़ सकते हैं कि हम अपनी जो प्रोसेस हो रही है उसमें JIT कैसे इम्प्लीमेंट करें। जैसे मान लीजिए चलिए कोई असेंबली लाइन चल रही है और वहाँ पे किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका बॉटलनेक कैसे क्लियर करें, या जो प्रोसेस, जैसे स्टेशन 1 2 3 है, स्टेशन 2 का लीड टाइम ज़्यादा है जिसकी वजह से स्टेशन 3 एम्प्टी रहता है और स्टेशन 2 पे स्टेशन 1 पे प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्टेशन 2 और हमेशा फुल रहता है। तो हम उसका स्टेशन 2 का लीड टाइम कैसे कम कर सकते हैं, उसका रनिंग टाइम कैसे कम कर सकते हैं, उसका मशीन बढ़ा के या मैन पावर बढ़ा के, या फिर कोई एक प्रोसेस वहाँ से कम करके स्टेशन 3 पे डाल दी जाए जिससे कि टाइम बैलेंस हो जाए। तो किसी भी तरह से हमको रुकना नहीं है, चाहे कितने भी हर्डल्स आएँ उनको शॉर्ट आउट करते हुए कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, प्रिंसिपल है जो कि है प्रोएक्टिव। कभी भी हर्डल से हमको रुकना नहीं है। अगर जैसे हमको दिख रहा है कि हम अगर ऐसा इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया असेंबली लाइन का एग्जांपल, कि जो हमारा सेकंड स्टेशन है उस पर हमेशा ही मटेरियल फुल रहता है और उसका मैन पावर कभी भी खाली नहीं रहता, और स्टेशन 3 मोस्टली टाइम एम्प्टी रहता है क्योंकि स्टेशन 2 से मटेरियल को स्टेशन 3 तक जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। मान के चलिए स्टेशन 2 को 16 सेकेंड लगते हैं अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के, ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए, और स्टेशन 1 को सिर्फ 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये 10 और 16 का जो टाइम है, वो जो 6 सेकेंड है, वो स्टेशन 3 पे आइडल टाइम हो रहा है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, या तो हम स्टेशन 3 का एक ऑपरेशन उठा के स्टेशन 2 का एक ऑपरेशन उठा के स्टेशन 3 पे डाल सकते हैं, वहाँ पर मैन पावर बढ़ा के तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से प्रोएक्टिव रखना है हमको कि किस तरह से कोई भी हर्डल को, बॉटलनेक को क्लियर करके हमको प्रोडक्शन को स्मूथ रनिंग करना है। इसके लिए हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर PDS साइकिल कर सकते हैं जिस पे वीडियो बनाया हुआ है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट स्टडी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पर कर सकते हैं, ये प्रोएक्टिव हमको रहना है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं जो कि एलिमिनेट ओल्ड प्रैक्टिसेस, मतलब जो भी हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं हमको उनको एलिमिनेट करते जाना है, और अपने आगे जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमको करना है अपने, चाहे डिपार्टमेंट हो, फंक्शन हो, या डॉक्यूमेंटेशन हो,
या चाहे प्रोडक्शन परचेस हो, लॉजिस्टिक हुआ या प्रोडक्ट हुआ या अपने कस्टमर को ही हुआ, कस्टमर के लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन करना या आईएसओ के सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन करना, उन सब की जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उन सबको एलिमिनेट करते हुए नई प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना है, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी और बढ़ती चली जाए और हमारी कंपनी के गोल्स जो हैं, जो विजन्स कंपनी ने सेट किए हुए हैं, वो भी फुलफ़िल होते चले जाएँ। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि है डोंट स्टॉप। डोंट स्टॉप का मतलब वो फ्रेंड, जैसे अगर हम किसी एक स्टेप पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि हमने जो लास्ट हमारा काइजन किया हुआ था, जो हमने इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन लिया हुआ था, वो अगर हमारा फुलफ़िल हो गया तो हमको वहीं नहीं रुकना है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है और नेक्स्ट ढूंढना है, हमको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमको और हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यूस और स्मूथ फ्लो में चलता जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जो कि है मैक करेक्शन। कभी भी जो भी हमने प्रोसेस की है उसको ट्रायल एंड एरर की नज़र से देखना है। पहले उसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन करना है, की रन करना है, फिर उसमें देखना है कि कहाँ कहाँ करेक्शन किए जा सकते हैं, जिसको कि हम PFME के थ्रू देख सकते हैं, या फिर डिज़ाइन में तो DFME के थ्रू, या फिर प्रोसेस में है तो PFME के थ्रू, या फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के थ्रू देख के उसमें कंटिन्यूसली करेक्शन करते जाना है, ताकि वो प्रोसेस परफेक्ट हो जाए और उसके बाद फिर हम उसको लॉन्ग रन में अपने एग्जीक्यूट कर सके, जिसको हम फुल फ्लैज प्रोडक्शन में रनिंग करवाएं। अब हमारा है नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि एम्पावर ऑल एम्प्लॉयज़ टू स्पीक। जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी लेवल पे हो, चाहे स्टेक होल्डर ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ही क्यों ना हो, सबको पावर होना चाहिए कि वो अपने सजेशंस दें। इसके लिए हम सजेशन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। सजेशन बॉक्स का यूज़ करके वो उसमें जो भी प्रोसेस में या प्रोडक्ट में या फिर किसी मशीन में कि मशीन को एडवांस करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये हमारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो सारे पावर्स एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए, जिससे कि क्या है वो अपने बोलें, अपने सजेशंस रखें और मैनेजमेंट को वो चीज़ अपने एनालिसिस करके उसको फुलफ़िल भी करना चाहिए। डोंट एज्यूम न्यू मेथड्स विल वर्क। ये हमें कभी भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमने किसी एक न्यू मेथड को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया है तो वो 100% एफिशिएंटी होगी या इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड। हमें हमेशा ही इम्प्रूवमेंट या नए मेथड्स की तरफ अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहना चाहिए कि हम इसको और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रैक्टिस 5 बाय मेथड। हमेशा ही 5 बाय मेथड का रूट कॉज एनालिसिस के लिए 5 बाय मेथड जो है वाई बाय एनालिसिस उसके प्रैक्टिसिंग करना चाहिए। सेल्फ से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें किसी चीज़ का किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम खुद से सेल्फ से भी 5 बाय एनालिसिस कर सकते हैं, खुद से आंसर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसा किया। जैसे कि मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठना था तो मैं 5 बजे क्यों नहीं उठ पाया, फिर पहला क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं उठ पाया, क्योंकि अलार्म नहीं बजा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अलार्म क्यों नहीं बजा, क्योंकि घड़ी बंद थी। घड़ी क्यों बंद थी, क्योंकि उसमें सेल नहीं था, जो उसकी बैटरी होती है वो सेल नहीं था। सेल क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने उसका टाइम पे मेंटेनेंस नहीं करवाया, उसको चेक नहीं किया। तो इसका रूट कॉज क्या आएगा कि मैंने उसका टाइमली मेंटेनेंस नहीं करवाया या उसको चेक नहीं किया। तो ये इसका कहाँ सुबह उठना हुआ था और कहाँ उसको रूट कॉज आएगा, उसका मेंटेनेंस ही नहीं करवाया था मैंने। तो ये हमको 5 बाय एनालिसिस से ईजिली पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि सेकंड लास्ट प्रिंसिपल है, वो है बी इकोनॉमिकल। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है फ्रेंड्स। काइजन हो, PDCA हो, JIT हो, बॉटलनेक्स हो, DFME हो, PFME FME हो, या फिर चाहे हमारा कोई भी जो काइजन की जर्नी में कोई भी हम टूल यूज़ करते हैं या मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, या 5S हो या 6 सिग्मा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है बी इकोनॉमिकल। मीन्स जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमको उसी में कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, उस प्रोसेस को, उस प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कैसे इम्प्रूव करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। या फिर जैसे अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते भी हैं तो इतना नॉमिनल हो कि उससे जो भी हमारा बजट है, जो हमारा एनुअल या क्वार्टरली बजट है, उस पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट ना हो, वो इतना भी इम्प्लीमेंट ना हो कि वो जो हमारा मैनेजमेंट है उसको डिनाई ही कर दे कि नहीं हम इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इकोनॉमिकल, जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, अवेलेबल मैन पावर, मशीन्स हैं, उसी में ही हमको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट को फुलफ़िल करना है। और हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, जो कि लास्ट है क्राउड सोर्स। क्राउड सोर्स का मतलब हुआ अपने नियर बाय जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स,
फैमिलीज़ या हमारा जो भी सर्कल है, अगर हमको कुछ सजेशंस लेना है तो हम उनसे सजेशंस ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे हमको अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर जो सक्सेस पीपल्स हैं उनसे, जो हमारे नियर बाय सक्सेस पीपल्स हैं, जो बिज़नेस में सक्सेस, अगर हमको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस में जो सक्सेसफुल हैं उनसे हम सजेशंस लेते हैं कि आप डेली रूटीन में आपके क्या करते हैं हम लोग, जिससे कि हम उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाएँ। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टेप्स देखते हैं काइजन की कौन कौन सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप हमारी देखते हैं, आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी एन ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले जो काइजन के स्टेप में हमको इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, खुद से ही आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं इस प्रोसेस में कुछ चेंजेस करके इसकी इम्प्रूवमेंट या इसकी एफिशिएंसी या इसके प्रोडक्ट जो पर आर प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, या कोई ऑपरेशन कैसे कम कर सकते हैं, हमको खुद से ही अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारी नेक्स्ट स्टेप है, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ बाय कंसल्टिंग विथ एम्प्लॉयज़ से कंसल्ट करके न्यू आइडियाज़ ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ब्रेक द ऑब्जेक्टिव डाउन इनटू सब ऑब्जेक्टिव्स और डिलीवरेबल्स। जो ऑब्जेक्टिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको सब ऑब्जेक्टिव से और डिलीवरेबल्स में ब्रेक करना। प्लान द टास्क फॉर ईच सब ऑब्जेक्टिव विदाउट ओवरलैपिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स और टाइम फ्रेम्स। हमारा नेक्स्ट स्टेप, टेस्ट मॉनिटर प्रोग्रेस एंड अडेप्ट द शेड्यूल। जो भी हमने जो हमारा इम्प्रूवमेंट के लिए जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, जो हमने प्लान ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको टेस्ट करना, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना कि कितनी ये प्रोग्रेस दे रही है, हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, और उसका अगर वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है तो फिर उसमें हम अडेप्ट द शेड्यूल, मतलब उसके शेड्यूल को अडेप्ट कर लेना, अपने जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारा रूटीन है, डेली रूटीन, उसमें अडेप्ट कर लेना। और अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं तो फिर हम उसमें कापा परफॉर्म कर सकते हैं, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन भी उसमें परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद फिर इंप्लीमेंट करना है, फिर वही टेस्ट, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और अडेप्ट द शेड्यूल करना है। हमारे लास्ट स्टेप है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। जब हमारा एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है उसके बाद हमको अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब काइजन के बेनिफिट देखते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है क्वालिटी इंप्रूव होती है। हमारा सेकंड बेनिफिट है मैन पावर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। रिड्यूस इन्वेंट्री रिड्यूस होती है। प्रोडक्शन लाइन शॉर्टेन होती है। इसके बाद रिड्यूस स्पेस, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं होती तो इसलिए स्पेस भी रिड्यूस होता है। लीड टाइम रिड्यूस होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। काइजन का एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे पहले मतलब बिफोर और आफ्टर से एग्जांपल लिया है। तो बिफोर में देखते हैं पहले क्या था। ड्यू टू द 50 LB कैपेसिटी ऑफ आवर वाशर वी वॉश ऑल 3 यूनिट्स बेबी लाइनन टुगेदर। मतलब हम ये किसी हॉस्पिटल का है, किसी हॉस्पिटल की लॉबी का है, लॉन्ड्री का है, जहाँ पे 3 यूनिट हैं बेबी, जहाँ पे बेबीज़ की 3 यूनिट है, जैसे PSICU, ICU और SICU एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो वहाँ पे तीनों बेबी के जो लाइनन क्लॉथ है वो एक साथ वॉश होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन से क्लॉथ या कौन सा लाइनन किस यूनिट के आना, चाहे वो SICU से आया या PICU या ICU से। तो इसके लिए फिर हमने आफ्टर में क्या किया ये देखते हैं, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। लार्ज मैश लॉन्ड्री वॉश बैग्स आर परचेज। मतलब जो इसके लिए हमने क्या किया, बैग्स परचेज किए गए, उन सब पे नेमिंग किया गया। ये PICU से आया, ये SICU और ये ICU से आया। उन तीनों में अपने अपने लाइनन जो वहाँ से लेकर आए हैं, यूनिट से लेकर आए हैं, वो उसमें डाले, फिर उनको इंडिविजुअली वॉश किया। ये हमारा एक काइजन हो गया है, जिससे क्या हुआ कि हमको पता चल जाता है कि इस यूनिट से आया है, वहाँ पे उसकी डिलीवरी कर दी जाती है, और फिर इससे हमको प्रॉब्लम भी नहीं होता बाद में शॉर्टिंग करने में, और यूनिट में पहुँचाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका अफेक्ट क्या हुआ, एलिमिनेट कॉल्स। जो हमारे यूनिट से कॉल आ जाता है कि ये हमारे यूनिट का क्लॉथ नहीं है, लाइनर नहीं है, फिर वो सेकेंड यूनिट में, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। तो इसका क्या हुआ, नेम और टीम मेंबर किसने किया है और उनके टीम मेंबर्स के नाम, किस डिपार्टमेंट के थ्रू आया है, डेट, और बेनिफिट और कॉस्ट सेविंग, मतलब इससे क्या बेनिफिट हुआ और क्या कॉस्ट सेविंग हुआ, ये हमको यहाँ पे मेंशन करना होता है। चलिए फ्रेंड, अब लास्ट में हमने यहाँ पे काइजन का टेम्पलेट दिया हुआ है कि काइजन में टेम्पलेट कह सकते हैं इसको, या इसको फॉर्मेट कहा जा सकता है। इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट आएगा कि क्या सब्जेक्ट, मतलब हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में देखेंगे प्रोसेस, प्रोजेक्ट किस प्रोसेस के लिए कर रहे हैं और वो किस प्रोजेक्ट के अंडर में वो प्रोसेस आ रही है वो मेंशन करेंगे।
किस एरिया में कर रहे हैं, किस लोकेशन में, या तो प्रोडक्शन एरिया में कर सकते हैं, या WIP एरिया में, या PDI प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन एरिया में कर सकते हैं, या फिर हमारा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, या लॉजिस्टिक में, या परचेज में, या सेल्स में, वहाँ उसका नाम मेंशन करना है। फिर किस डिपार्टमेंट और किस डिवीज़न के अंदर हो रहा है वो मेंशन करना है। फिर इसके बाद इनिशियल कंडीशन क्या थी, व्हाट वाज दी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट मेंशन करना है। फिर उसके बाद सॉल्यूशन डिस्क्राइब, मतलब हमने क्या सॉल्यूशन वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, उस सॉल्यूशन को वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको डालना है कि बिफोर काइजन। बिफोर काइजन मतलब काइजन से पहले के क्या सिचुएशन थी, क्या हर्डल्स आ रहे थे, उनके फ़ोटोज़ अटैच करना है, उसका या तो डायग्राम से हम दे सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी मेंशन करना है। फिर आफ्टर काइजन, काइजन के बाद क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, कॉस्ट सेविंग क्या हुआ, क्या क्या बेनिफिट्स हुए, वो सब हमको मेंशन करना है विथ पिक्चर्स और विथ डायग्राम्स। ये सब चीज़ें हमको वहाँ पे मेंशन करना होता है काइजन के टेम्पलेट या काइजन के फॉर्मेट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपका काइजन के बारे में नॉलेज भी बढ़ा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको कोई नया वीडियो देखना है या कोई नए वीडियो पे आपको किसी टॉपिक पे आपको वीडियो जानना है तो वो भी बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।